देख रहे कमोडिटी राउंडअप और अब नजर डालेंगे एग्री कमोडिटीज पर, लेकिन सबसे पहले फोकस हमारा रहेगा कॉटन पर, क्योंकि कॉटन में कल की तेजी के बाद आज मुनाफ वसूली देखने को मिल रही है। विदेशी बाजारों में कमजोरी से भी कीमतों पर दबाव आज के सेशन में देखा गया। हालांकि भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में लॉकडाउन में ढील से कॉटन की डिमांड में सुधार की उम्मीद की जा रही है। हालांकि इसके अलावा इस साल कॉटन की बुआई में भी कमी के आसार हैं, लेकिन कॉटन को लेकर आगे का क्या आउटलुक है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंडियन कॉटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट महेश सारडा मौजूद हैं। महेश जी नमस्कार, शुक्रिया आने के लिए शो में। सर सबसे पहले तो इनफैक्ट प्राइसेस पर बात करें उससे पहले एक आउटलुक बताइए। अब जैसे जैसे हमने देखा है कि भारत में या फिर कई ऐसी दूसरी इकोनॉमी है जहां पर लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी ढील मिल रही है, ऐसे में डिमांड सिनेरियो यहां से कैसा नजर आ रहा है? कितना धीरे धीरे ये पिकअप कर सकता है, क्या आउटलुक है अभी? मनीषा जी, अभी तो मार्केट में लॉकडाउन के कारण अभी कोई भी एक्टिविटी चालू नहीं है रिटेल सेल्स में, बल्कि जो स्पिनिंग मिल रहे हैं उनमें अबाउट आप समझो 50% प्रोडक्शन चालू है जो रेजिडेंट लेबर उनके पास है, एंड उनकी भी यार्न सेल्स वीक ही हैं। बट लोगों की ऑप्टिमिज्म है कि आफ्टर दिस रमजान और आगे इंडिया का जो दिवाली के लिए तैयारी होती है उसके साथ कुछ यार्न की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। जी, आपसे बुआई के आंकड़ों पर भी एक व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि भारत में जो रिसेंटली एक पोल हुआ था उसके हिसाब से 12.4 मिलियन हेक्टेयर पे माना जा रहा है कि कॉटन की बुआई 20-21 के लिए होगी, और जो यूएसडीए की रिपोर्ट आई है उन्होंने 12.5 मिलियन हेक्टेयर का है। आपको क्यों लगता है ऐसा कि जो किसान है इस बार वो कॉटन से थोड़ा सा दूर हटते हुए नजर आएंगे? मनीषा जी, अभी यहाँ नॉर्थ में तो पिछले साल जितनी ही बुआई हो गई है, कुछ थोड़ी बहुत जो बाकी रही, यहाँ पर बुआई कम होने की उम्मीद नहीं है नॉर्थ में। नॉर्थ इज अबाउट 15% ऑफ द टोटल इंडियन सोइल। जहाँ तक सेंट्रल इंडिया का सवाल है, पीपल आर गोइंग टू सो कॉटन एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव थॉट्स ऑफ ग्रोइंग ग्राउंडनट्स एक्सेट्रा बिकॉज दे फियर दैट प्राइसेस माइट गो डाउन as CCI is already holding a huge quantity, and next year how the purchase policy will be, they are not yet clear. The government is yet to announce the MSP prices for cotton for next year, but everything will depend on the monsoons also. If the monsoons are on a reasonable time, the sowing will remain almost to the same level. This is the ओवरऑल डिस्कशन इन द कॉटन सेक्टर। महेश जी, जैसे आपने कहा कि सीसीआई की प्रोक्योरमेंट यहाँ पर इस बार अच्छी खासी है, और एक्सपोर्ट्स पिछले 2 महीने में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट स्टैंडस्टिल जैसा वहां पर नजर आया है। तो क्या मांगे हैं आपकी कि टेक्सटाइल के लिए ऑफ कोर्स सरकार ने यहाँ पर सब्सिडी देने की बात तो की है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए डोमेस्टिक मांग को देखते हुए आगे अब क्या जरूरतें होंगी सेक्टर की, और आगे जाके आपको क्या लगता है कि किस तरह के कॉटन के प्राइसेस देखने को मिल पाएंगे? क्योंकि जैसे आपने कहा कि मॉनसून है, बुआई तो एक तरफ होती है, लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज होती है कि बहुत ज्यादा लोग स्टॉक नहीं रखना चाहते कॉटन का, बारिशों में मॉइस्चर वगैरह पकड़ जाता है। तो इन कुछ इश्यूज को आप कैसे देखते हैं? मैडम, मेरा ये कहने का सुझाव है कि अभी जो सीसीआई माल होल्ड कर रही है, गवर्नमेंट कैन यूज इट एज अ टूल टू गिव इट टू द स्पिनिंग मिल who ensure that they export garments which will provide labor also. So we need to boost or subsidize garment exports in some way or the other. Plus yarn पे भी कुछ incentive देना चाहिए गवर्नमेंट को ताकि yarn export बढ़े। तो जब तक कॉटन के एंड प्रोडक्ट्स की मूवमेंट नहीं होगी तब तक कॉटन को सपोर्ट नहीं मिल सकता। तो गवर्नमेंट से ये खास डायरेक्शन होनी चाहिए कि दे हैव टू इंक्रीज डोमेस्टिक रिटेल सेल्स एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स एंड यार्न। उसके लिए ध्यान करेंगे तो सीसीआई का स्टॉक भी हल्का हो जाएगा और साथ में लेबर भी प्रोवाइड होगी। जी चलिए, शुक्रिया महेश जी ये आउटलुक देने के लिए और बताने के लिए मौजूदा स्थिति कैसी है। लेकिन प्राइसेस को लेकर आउटलुक क्या है, इस पर एक व्यू रवि का ले लेते हैं। रवि, अभी स्थिति कैसी है, आगे का आउटलुक क्या है? प्रोडक्शन को लेकर, डिमांड को लेकर वो आपने सुना, अब प्राइसेस को लेकर बताइए क्या व्यू रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी? हिसाब से जो कॉटन प्राइसेस है उसमें थोड़ा पेसिमिज्म रहेगा। उसका मेजर रीजन है कि ग्लोबल बेंचमार्क में काफी वोलेटिलिटी है, थोड़ी वीकनेस है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो लास्ट ईयर का एंडिंग स्टॉक की एस्टिमेट थी वो यूएसडीए एज वेल एज सीसीआई दोनों ने रिवाइज अप की है। यहाँ की 23 लाख बेल थी, वहां से रिवाइज करके 32 लाख बेल इंडिया की हुई।
ग्लोबली देखे तो 6.6 मिलियन बेल्स यूएस बेल्स थी, वो रिवाइज होके 7.7 मिलियन बेल्स हुई। तो मेरे हिसाब से ये एक थोड़ा एंडिंग स्टॉक्स का हायर होना एक थोड़ा पेसिमिज्म है। हालांकि जो सीसीआई ने बाय किया है काफी अच्छे बाय किए है। 1 मिलियन बेल जो एवरी ईयर का एवरेज है उसके सामने 6 मिलियन बेल वो परचेज इस सीसीआई ने किया है। तो मुझे लग रहा है कि इस साल कपास के प्राइस एंड कॉटन के प्राइस थोड़े अलग अलग रहेंगे, अदरवाइज साथ चलते हैं बट इस टाइम थोड़े डिवाइडेड रहेंगे। मेरे हिसाब से बाय करके चलना है तो कपास में ध्यान रखना है, वहां पे 960 के प्राइस एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पे आप बाय कर सकते हो। अप्रैल 2021 कॉन्ट्रैक्ट 950 के करीब स्टॉप लॉस लगा है और आगे मुझे लग रहा है कि ये 1020 तक जा सकता है जो सीसीआई का परचेजिंग एवरेज प्राइस है। वहीं कॉटन की बात करें तो वहां पे 16,000 का लेवल सस्टेन नहीं हो पा रहा है, 16,000 के जितने करीब मिले सेल करके चले। मुझे लग रहा है कि इस साइड ब्रॉडर जो रेंज है ये साल की कॉटन की वो 15,000 से लेके 17,000 तक रहेगी, तो यही रेंज में अभी प्ले करना है। बट इमीडिएटली 16,000 के नजदीक मिले तो एक बार सेल की अपॉर्चुनिटी 16,240 के स्टॉप लॉस से कॉटन में रखने चाहे तो कपास बाय करना। अगर थोड़ा भी सोइंग के डेटा कम आए, थोड़ा भी सीसीआई ने अपना प्रोडक्ट मींस के जो प्रोक्योरमेंट है वो बढ़ाया, तो मुझे लग रहा है ऑप्टिमिज्म कपास में ज्यादा रहेगा। कॉटन इंटरनेशनल बेंचमार्क की वजह से थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। चले, लेकिन दोनों ही जगह यहाँ पर रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। ऑफ कोर्स स्टॉक बहुत ज्यादा है और बुआई के आंकड़े आगे कैसे आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कैसी मांग है, ये 3-4 चीजों के लिए नजर रखनी होगी कॉटन के ऊपर। इसी के साथ रवि जानना चाहेंगे कि खाने के तेलों में अब आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमने हल्की सी फ्लैट लैक क्लस्टर मूव्स आते हुए देखे हैं। मुनाफा वसूली यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी देखने को मिली है, अनसर्टनिटीज यहाँ पर अभी भी हैं। भारतीय बाजारों में हल्की सी आज बढ़त के साथ कारोबार है, क्या ये खरीदारी के मौके हैं? डेफिनेटली पाम ऑयल में मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म का बॉटम बन गया है। मेजर रीजन है कि क्रूड के प्राइसेस भी काफी बढ़े, जो सीपीओ में काफी एनालिस्ट है, काफी जो ग्लोबल बेंचमार्क में क्रूड के प्राइसेस से भी कंपेयर होता है। सेकंड है कि रूपी भी थोड़ा डेप्रिशिएट होना चालू हुआ, और थर्ड फैक्टर है कि जो एक्सपोर्ट एक्टिविटीज है मलेशिया की ओर से वो चालू हो चुके हैं, क्योंकि काफी कंट्रीज ने अपने जो इम्पोर्ट है अलाउ कर दिए, क्योंकि सभी लॉकडाउन की वजह से काफी कंट्रीज में बड़े शॉर्टेजेस रहे पाम ऑयल के। क्योंकि इंडिया का भी एग्जांपल है तो यहाँ भी हमने लास्ट 2 मंथ में 40% लेस इंपोर्ट किया है। तो इस हिसाब से जो खाने के तेल के जो प्राइसेस है उसमें 15 से 20% की बढ़ोतरी आई है। तो मुझे लग रहा है कि पाम ऑयल में बाय करना चाहिए, 620 का लेवल है, बाय करना चाहिए। वहां पे 610 के करीब एक स्टॉप लॉस लगा है, ये प्राइसेस 650 तक शॉर्ट टर्म में जा सकते। जी, तो क्रूड पाम ऑयल में खरीदारी की सलाह है मौजूदा लेवल्स पर, यानी 620 के आसपास। 610 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा और जो टारगेट्स हैं वो 650 के लाइकली हो सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह है क्रूड पाम ऑयल में। हालांकि पूरे एडिबल ऑयल स्पेस में अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। चलिए फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है। शुक्रिया रविंद्र और रवि आप दोनों का आने के लिए शो में। मनीषा जी आपका भी शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं वायदा बाजार का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में वीरेन के साथ। नमस्कार।